नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इस पे हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 90 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके रीट मुख्य परीक्षा में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आपके रीट के जो एग्जाम आपका मेन एग्जाम होने वाला है उससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, समय न गवाते हुए अपना पहला प्रश्न को। आप अपना पेन कॉपी साथ लेके बैठिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो आपको नोट डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा, अमीर किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो उसकी रचना बतानी है अमीर खुसरो की कौन सी है, तो खजाइन उल फतूह। तो खजाइन उल फतूह में इसने जो है चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन, आपको पता है जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ पे वन की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश का अनियंत्रित बारिश होती है, कभी भी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पर्वत राज्य कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये 9.3% क्षेत्र में फैला हुआ है राजस्थान में, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो स्किप ना करिए एक भी प्रश्न को और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो जैसलमेर जो जिला है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और कितना है क्षेत्रफल आपको ये भी नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कभी कभी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो राज्य हैं इनमें कौन सी नहर परियोजना सम्मिलित रूप से है। तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका ही पहले नाम गंग नहर था, है ना। जो इंदिरा गांधी नहर है इसका ही पहले नाम क्या था, गंग नहर। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों अपना सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा तांबा प्राप्त होता है तो झुंझुनू से होता है ना। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में ज्वार और मक्का की फसलें क्रमशः सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती हैं। तो ज्वार की जो है वो अजमेर में होती है और मक्का की कहाँ होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है, ठीक है ना। ये आपके नोट डाउन करते चलना है आपको। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो राजस्थान का जो चंबल बेसिन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीहड़ मिलते हैं। बीहड़ यानी जंगल टाइप का, है ना। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज विजय नामक कृति किस भाषा में लिखी हुई है। तो संस्कृत भाषा में लिखी है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि पृथ्वीराज विजय जो कृति है वो किसकी है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयानक के द्वारा लिखी गई है। आपको हमने इस तरीके से ही प्रश्न बनाए हैं कि अगर उससे रिलेटेड प्रश्न बनता है तो गलत नहीं होगा आपका, तो सही से याद करते चलिए और अपना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे प्रश्न तो हमें बताइए, अगला एक और सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। और कमेंट में आप अपना जगह का नाम, अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करिएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो गुरुकुल शिक्षा यूपी का फैमिली है, परिवार है, वो कहाँ तक फैला हुआ है ना दोस्तों। बस इतना ही आपसे सपोर्ट चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। तो जयपुर में हुई है। और कब हुई है, तो 1931 में। और किसके द्वारा हुई है, तो अर्जुन लाल और कपूरचंद पाटनी के द्वारा हुए है, ठीक है। इसका अगर हम लोग पुनर्गठन की बात करें तो 1938 में पुनर्गठन इसका हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के किस रियासत के व्यक्ति ने तात्या टोपे का सहयोग किया था। तो सलुम्बर के जो रावत केसरी सिंह थे उन्होंने जो तात्या टोपे का सहयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधी है उसके लेखक कौन है। तो जयपुर के हैं सवाई जय सिंह, इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है कौन सी, जिज मोहम्मद शाही, ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सही से याद करके जाना है। एग्जाम आ गया है आपको तो अच्छी से तैयारी है। फाइनल टच के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हम इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं आते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। तो वन लाइनर में क्या होता है, आपका टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो मीणा जनजाति की है। जो मीणा जनजाति है वो सबसे ज़्यादा संख्या में है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है तो आपको बताना है भील जनजाति, ठीक है ना। जो पुरानी जनजाति की अगर बात करें तो भील है, और सबसे ज़्यादा संख्या में है तो वो मीणा जनजाति है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान की भाट जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है। तो भाट जनजाति क्या करती है, तो विभिन्न परिवारों की जो वंशावली होती है उनका लेखा जोखा अपने पास रखती है ना। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब ने बीकानेर जो शासक थे अनूप सिंह, उनको माही मिरातिश का खिताब किस उपलब्धि पर दिया। तो पहले तो आपको याद करना है कि माही मिरातिश का खिताब किसको मिला था। तो बीकानेर जो शासक थे अनूप सिंह को, उनको मिला था। और किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। और ये क्यों दिया गया था, क्योंकि मराठों के विरुद्ध जो उन्होंने सफलता प्राप्त की थी उसकी वजह से खुश होकर औरंगजेब ने ये उपाधि उनको दी थी, कौन सी, माही मिरातिश की, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, भीलों के
सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने की थी, है ना। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वनवासी संघ की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो भीलों के जो सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसका प्रयोग? राजस्थानी शब्द का प्रयोग, है ना। अगला प्रश्न हमारा, कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो कुलायत बीकानेर में लगता है। और अगर प्रश्न पूछ देता है कपिल मुनि का मेला कब लगता है, तो आपको याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। प्रश्न को सही से याद करना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और इससे पहले कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आपको अच्छे नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो खानवा के युद्ध में महाराणा जो संग्राम सिंह था, इसको ही सांगा कहा जाता है, ठीक है ना। महाराणा संग्राम सिंह का ही दूसरा नाम महाराणा सांगा था। तो इनकी सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हाकिम खां जो सूरी था वो इनकी सेना में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, तो खानवा का युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा, यानी सांगा वही संग्राम सिंह, ठीक है ना। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 17 मार्च 1527 को। इसमें जीता कौन था? तो बाबर इसमें जीत गया था, ठीक है ना। तो आपको सारा याद रखना है। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न बनता है खानवा से तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कौन है? तो श्रीमती अरुणा राय को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और क्यों दिया गया था? सूचना का जो अधिकार था उसको दिलाने की अभियान जो चलाया था। अगला प्रश्न हमारा, जोधपुर की रूपायन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? तो राजस्थानी जो कला का संकलन करती है। जोधपुर की जो रूपायन संस्थान है राजस्थानी कला का संकलन करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कौन सा है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, कौन सा किला है? ऐसा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो कौन सा किला है? वो नाहरगढ़ का किला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंभेश्वर, जिनको जाम्भोजी भी कहा जाता है, उनका मुख्य स्थान कौन सा है? तो मुकाम से संबंधित है ना। कहीं कभी नोखा भी दे रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मुकाम से ही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के वह लोक देवता कौन है जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो जो गोगा जी हैं इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। और महमूद गजनवी के साथ जब इन्होंने युद्ध किया था, और क्यों किया था? क्योंकि गायों की रक्षा करने के लिए किया था। तो महमूद गजनवी से इनका जो सिर और धड़ अलग अलग हिस्से में कट के गिर गया था। तो जहाँ पर इनका सिर गिरा था उसको क्या कहते हैं? उस जगह को कहा जाता है सिरमुड़ी। क्या कहते हैं? सिरमुड़ी कहते हैं। और जहाँ पर इनका धड़ गिरा था उसको धड़ को कहते हैं धड़मुड़ी के नाम से, ठीक है ना। तो ये इनके रिलेटेड प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस तिथि से लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। किस तिथि से? 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है? तो खेजड़ली जो वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है? तो ये भाद्र शुक्ल दशमी को होता है। और कहाँ पर होता है? तो जोधपुर के जो खेजड़ली गांव है वहाँ पर ये खेजड़ली मेला लगता है। अगला प्रश्न हमारा, BM बिरला तारामंडल कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। कौन सा तारामंडल? BM बिरला तारामंडल कहाँ पे है? जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोहड़बीड़ में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान में टंगस्टन खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो टंगस्टन का जो खनिज क्षेत्र है वो डेगाना में स्थित है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? तो नागौर जो जिला है राजस्थान का, इसमें सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, ये सारे प्रश्न दोस्तों आने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत छांट के हमने प्रश्न लाए आपके लिए। टेरिये का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो टेरिये का जो संबंध है वो रम्मत नाट्य से है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार राजस्थान में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए किस परियोजना को शुरू करेगी? तो ग्रीन एनर्जी परियोजना जो है कृषि उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू करेगी। कौन सी परियोजना? ग्रीन एनर्जी परियोजना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले नंबर पे है। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न हमारा, आपकी दृष्टि में शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल एवं सुगम कैसे बनाया जा सकता है? तो क्रियात्मक कार्य के द्वारा। हमने वो सारे क्वेश्चन रखे जिनका एक तरीके से आपको, जैसा आपका मुख्य परीक्षा में पेपर आएगा ना 90 नंबर का, 90 क्वेश्चन जो आएंगे 180 नंबर के,
वो बिल्कुल ऐसा ही सेटअप होगा। उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको एसएमसी से मिल जाएंगे, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति से मिलेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से मिलेगा, आरटीई एक्ट से मिलेगा, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उससे संबंधित मिलेंगे। तो सारे का पूरा उस तरीके से हमने प्रोस्पेक्टस बना के रखा है आपको, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो क्रियात्मक कार्य के द्वारा सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी कौन सी है? माही नदी है, ठीक है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको कांठल की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। कामधेनु किसको कहा जाता है, मेरा आपसे प्रश्न है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। वो राजस्थान की ही है, ठीक है ना, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जीरा, टमाटर और ईसब घोल उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो जालौर है। कैसे याद करना है? जा से जीरा, जा से जालौर, ठीक है ना। तो ईसब घोल, जीरा, टमाटर कहाँ पे होता है? जालौर में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। देखिए कैसे याद करना है, इसमें भी क्रय विक्रय आया, इसमें भी क्रय विक्रय आया, ठीक है ना। ट्रिक से याद करना, रटना नहीं है, थोड़ा थोड़ा टिक लगाइए, थोड़ा रट लीजिए, ठीक है। राजस्थान आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये जयपुर में है। देखिए जो लोग कहते हैं ना दोस्तों कि रटना नहीं समझना है, कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जिनको रटे बिना काम नहीं चलता है। ये प्रश्न आपको एक तरीके से याद कर लेने बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे, तो इसलिए छोड़ना नहीं, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों की मनः स्थिति का निर्माण कैसे किया जाना लाभदायक है? तो अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी भी बच्चे को दोस्तों बर्फ़ के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके दिमाग में उसकी जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि अध्यापन करने से पूर्व उसकी मनस्थिति का निर्माण हो, यानी उसको हमें बताना पड़ेगा कि पानी कैसे होता है, फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जमाया जाता है, तब कैसे बर्फ़ बनती है, बर्फ़ के अणु पास पास होते हैं, पानी के दूर, इस तरीके से उसका पूरा मनस्थिति का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। अध्यापन करने से पूर्व, ऐसा नहीं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसको बच्चे को लाना पड़ेगा उस टॉपिक पे, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अडकणी, अड़त एवं आंवला आदि किससे संबंधित है? तो ये बैलगाड़ी के उपकरण है। कौन कौन से? आंवला पेड़ मत लगा देना, ठीक है। अडकणी, अड़त और आंवला जो है बैलगाड़ी के उपकरण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सवाई माधोपुर में कोई भी रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जयपुर और भरतपुर ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व कितने से अधिक है? 500 से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न देखते हैं। किस रियासत में प्रजामंडल के द्वारा 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो कृष्ण दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो जोधपुर जो रियासत थी, जोधपुर को मारवाड़ भी कहते हैं, तो जोधपुर रियासत के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? कृष्ण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो जैसलमेर में की गई थी। ये सिर्फ एक स्मारक के तौर पर, ठीक है ना। युद्ध संग्रहालय ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पूरा हमारी आर्मी लगी हुई है, ये सिर्फ एक स्मारक के तौर पर युद्ध संग्रहालय बनाया गया था जैसलमेर में, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न दोस्तों डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपका डाउट को सोल्यूशन जरूर करेंगे, सॉल्यूट उसको कर देंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन जरूर निकाल के देंगे आपको। अगला प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि थी। कहीं कहीं कवि बांधव की जगह लिखा जाता है कवियों का भाई या कवियों का दोस्त, इस तरीके से ना, तो वो एक ही चीज़ है, आपको याद रखना है, विग्रहराज चतुर्थ है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत जो था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? तो यति ज्ञानचंद्र को किया है, जो कि एक जैन गुरु है। यति ज्ञानचंद्र कौन है? एक जैन गुरु है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। कौन से काल के? गुर्जर प्रतिहार काल के। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर जो मत्स्य संघ था उसको वृहद राजस्थान में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, नीमचढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये अलवर में हुआ था, और कब हुआ था? 14 मई 1925 को, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक पॉटरी कहाँ प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है, लेकिन जिसके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है उसको हम आपको बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिए अब थोड़ा अच्छे से। ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी क्या होती है? जो गुलदान वगैरह बनते हैं ना, जिसमें बांस वगैरह बनते हैं, वही सब ब्लैक पॉटरी बोला जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? तो NEP यानी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें कौन सा सुधार शामिल किया गया था? तो देखना है हमें, समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच जो है सुनिश्चित करना, और नई पाठचर्या और शैक्षणिक संस्थान यानी 5+3+3+4 को लागू करना। अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी, हमारी चैनल पर जाके देख लीजिए। उस पर आपसे कम से कम आपके राजस्थान के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म होने वाले हैं। आप अपनी वो वीडियो जाके पूरा देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। राजस्थान इसमें जो NEP है ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है उसमें। अगला प्रश्न है हमारा, NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ये बहुभाषावाद की करती है। देखिए, ऑप्शन जब मिलेंगे ना, कंफ्यूज आप तब होंगे। अभी आपको लग रहा होगा अभी तो बहुत ईजी है ना, ऑप्शन जब मिलते हैं तो तब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। अगला प्रश्न हमारा है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कहाँ पे है? तो ये श्री गंगानगर के रहने वाले, राजस्थान के हैं और श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। सॉरी, ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संगीत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये जगजीत सिंह को ही सम्मानित किया गया है। मरने के बाद इनको 1 लाख रुपए दिया गया है और प्रशस्ति पत्र इनको सम्मानित किया गया है। प्रशस्ति पत्र आपको ऐसे भी याद रखना है, राजस्थान रत्न का कभी कभी पूछ देता है ना, कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चंपाकली जो है वो गले में पहना जाता है और ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो मतलब कौन से जो महापुरुष थे तो खेतड़ी झुंझुनू में आए थे? तो ये स्वामी विवेकानंद आए थे। और कब आए थे? 7 अगस्त 1891 में। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, स्वामी विवेकानंद राजस्थान में किस जगह पे आए थे? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में आए थे 7 अगस्त 1891 को। किसी भी तरीके से प्रश्न बनना है ना तो गलत नहीं करना है आपको, है ना। चैनल का नाम नहीं बर्बाद करना है, आपको ये दिखाना कि हमने उस चैनल से पढ़ा है तो अच्छा पढ़ा है। प्रश्न हमारा, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो करण सिंह को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी से है और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में नए जिले के गठन के प्रस्ताव पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये राम लोभाया जी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो M चिन्ना रेड्डी वहाँ के राज्यपाल थे। और आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 15 दिसंबर 1992 में लगाया गया था। अगर आपसे प्रश्न दोस्तों बन जाता है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये 4 बार लगा है। सबसे पहली बार लगा था 1967 में, ठीक है, और सबसे आखिरी बार लगा था 1992 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, अपनी वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। प्रश्न हमारा, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 66 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 66। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई है? सबसे पहले तो बस्सी जयपुर में हुई है। और ये कब हुई थी? तो 27 नवंबर 2010 को पहली ग्राम न्यायालय कहाँ पर? बस्सी जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? पिछला वाला प्रश्न आपको है ना, आखिरी बार में कौन थे? चिन्ना रेड्डी जी। और राज्यपाल जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन है? तो संपूर्णानंद है। और 1967 में ये जो लगा था, पहला वाला जो राष्ट्रपति शासन लगा था। और तब यहाँ के अगर मुख्यमंत्री अगर पूछ दिया जाता है आपसे तो मोहनलाल सुखाड़िया है, ठीक है। एक ही प्रश्न में आपको 3 प्रश्न मिल जाते हैं। अगर हमें लग रहा है आपको जल्दी वीडियो हो रही तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रश्न है आपका, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो 2 क्षेत्र है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बागड़ी बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में ये संशोधन किया गया था हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। प्रश्न हमारा, राजस्थान की बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? वही प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया था, बस एक और आपका जिला हमने ऐड कर दिया है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये इन 3 जगह पर बागड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियाँ कितनी हैं? तो ये 73 कुल बोलियाँ हैं। कितनी हैं? 73 बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षण किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज
मैकलिस्टर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रथम भाषा सर्वेक्षण। अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 888 है, और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 888 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में प्रथम होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो भारत की संसद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत की संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम, वही राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अधिनियम है 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी थी? तो आपको याद होना चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अनुच्छेद ऐड किए गए हैं। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का कि 11 मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के निजी विद्यालयों में कितनी प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित की गई हैं? तो 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो जो निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें जो है रिजर्व कर दी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 41 में की गई है। कितने? अनुच्छेद 41 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ है? तो 14 नवंबर 2011 को हुआ है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में भामाशाह योजना कब प्रारंभ की गई है? 15 अगस्त 2014 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो महिला है उसको परिवार का मुखिया माना गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो स्वावलंबन योजना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपको, स्वावलंबन जो योजना है निम्न में से किसके लिए है? तो कई सारे ऑप्शन दिए होंगे आपको, मतलब डाइवर्ट करने के लिए आपका माइंड, लेकिन सही आंसर आपको याद रखना, स्वावलंबन का मतलब होता है खुद के पैरों पर खड़े होना। तो जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं उनको जब प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तो वो अपना स्वावलंबित हो जाएंगे, यानी खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ कमाने दमाने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, राजस्थान मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम 2009-10 किससे संबंधित है? तो ये नारी सशक्तिकरण से, यानी नारी को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सीखना प्रगतिशील व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह स्किनर का है। स्किनर ने ये बात कही है। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से होते हैं? तो शिक्षक और शिक्षार्थी। देखिए अधिगम माने क्या होता है? सीखना या सिखाना। तो जब टीचर पढ़ाएगा तभी विद्यार्थी सीखेगा, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन से? शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय विकास कोष का गठन कौन से एक्ट के अनुसार किया गया है? तो राजस्थान सोसाइटी एक्ट के द्वारा 1958 के द्वारा विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या 8 होनी आवश्यक है, जो कि कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 50%। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, प्रतिशत में पूछा जाता है तो 50 है, और अगर संख्या पूछी जाती है तो 8 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, 29 मई 2022 को घोषित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, एक शील्ड दी जाएगी और 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आपको याद भी रखना है 29 मई 2022 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2022 को 5 साल पूरे किए, यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए वय वंदना योजना जब कोई चीज़ खर्च की जाती है तो वित्त मंत्रालय ही खर्च करता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस धारा के तहत कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा बनाई जाएगी? तो धारा 22 में ये बात कही गई है। क्या कहा गया है? जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो वार्षिक योजना बनाई जाएगी वो विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC बनाएगी, ठीक है, धारा 22 में कहा गया है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है आज आपका, राजस्थान के शहर वासियों को रोजगार देने के ऐतिहासिक पहल जो है इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 9 सितंबर 2022 को। और कहां से किया गया है? तो खानिया की बावड़ी जयपुर से किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको राजस्थान मुख्य परीक्षा का एग्जाम देना है उनके लिए खास तौर पर, और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।